हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फोर्स एंड न्यूटन लॉस ऑफ मोशन को। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो फिर मैं ये आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि वहाँ पे मैंने हर एक कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ही कंसेप्चुअली डेप्थ में जाकर समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा ये वीडियो देखो, पर इससे पहले वो सारे वीडियो ज़रूर देखो, ज़रूर और ज़रूर देखना, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में जब मैंने उसे ख़त्म किया था तो उससे पहले मैंने एक होमवर्क दिया था। अगर तुमने वो वाला होमवर्क कर लिया तो तुम अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे लगे रहो। अगर किसी को समस्या आई है वो वाला होमवर्क करने में तो मैं वो वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो अब हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए, ये बोलना क्या चाहता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। हमको फोर्स गिवन है, फोर्स कितना है 5 न्यूटन। ये जो है वो फोर्स है, ठीक है ना। गिव्स अ मास m1 एन एक्सीलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। जब हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया मास m1 में, तो फिर वो फोर्स लगाने की वजह से वो मास जो था m1 उसमें कुछ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। और वो जो एक्सीलरेशन था वो कितना था 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है ये एक्सीलरेशन गिवन है हमको। और क्या दे रखा है, एंड अ मास m2। और दूसरा मास था m2 के नाम से, ठीक है ना। और जब उसमें हमने वही सेम फोर्स लगाया 5 न्यूटन का तो उसमें भी कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। और वो एक्सेलरेशन कितना था 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है एक्सेलरेशन है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। अब ये पूछ रहा है कि कितना एक्सेलरेशन हमको मिलेगा अगर हम उन दोनों मासेस को एक साथ बांध देंगे। तो देखो सबसे पहले हम मास निकाल लेते हैं। देखो जैसे कि हमें बोला है कि कितना एक्सेलरेशन, तो फिर हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। पर उससे पहले हमें मास भी तो निकालना है ना दोनों का। हमें तो पता ही नहीं मास कितना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक्सेलरेशन दे रखा है और फोर्स दे रखा है। तो फिर हमको जो है मास भी निकालना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट वाला जो कंडीशन है उसमें हमको क्या क्या गिवन है। उसमें हमें गिवन है कि जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का है, और मास जो है वो m1 है, एंड जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो क्या है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर तुम्हें मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो वाला फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो फिर इस वाले क्वेश्चन में वो फॉर्मूला ज़रूर और ज़रूर लगने वाला है। वो फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो देखो इस वाले फॉर्मूले में हमको जो जो चीज़ गिवन है वो हम पुट कर लेंगे। तो फोर्स हमको गिवन है कितना 5 न्यूटन। और क्या गिवन है, मास। मास हमको तो गिवन नहीं है, उस हमको मास जो है m1 गिवन है। और एक्सीलरेशन गिवन है, एक्सीलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर ये जो मल्टीप्लाई में है जब ये इसके नीचे आएगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जब इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जो m1 का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, m1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5/8 किलोग्राम। जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आ जाएगा 0.625 किलोग्राम, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमको दूसरा मास भी गिवन है, तो फिर दूसरे में देख लेते दूसरे केस में हमको क्या क्या चीजें गिवन है। तो देखो दूसरे केस में हमको गिवन है पहला तो कि फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। और क्या गिवन है, और गिवन है कि जो मास है वो लग रहा है m2। और क्या गिवन है, और गिवन है, और गिवन है कि जो एक्सीलरेशन है वो इस बार कितना 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला तो सेम ही लगाएंगे, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो देखो F हमको गिवन है 5 न्यूटन, मास हमको गिवन है m2, मल्टीप्लाई में एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना गिवन है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो जो m2 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 24 किलोग्राम। जब तुम इसको अच्छे से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 0.208 किलोग्राम। ये हमारा M2 निकल गया। तो देखो हमने जो है M1 भी निकाल दिया है और M2 भी निकाल दिया है। तो फिर यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर, मतलब हम जो है इन दोनों मासेस को एक साथ बांध दे रहे हैं। तो अगर एक साथ बांध देंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल मास जो कि हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा M1 प्लस M2। M1 क्या है? 0.625 किलोग्राम प्लस M2 क्या है? 0.208 किलोग्राम। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर जो है वो आ जाएगा 0.833 किलोग्राम। ये हमारा टोटल मास हो गया, ठीक है ना। और हमको क्या निकालना है? एक्सलेरेशन निकालना है। तो देखो हमने जो है m तो निकाल लिया है ना। तो देखो हमने m निकाल लिया है और फोर्स तो गिवन था हमको। फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। और हमको निकालना क्या है? एक्सलेरेशन निकालना है। तो एक्सलेरेशन निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, F=ma। तो हमको a जो है वो निकालना है। तो अगर a निकालना है तो फिर जो यहाँ पे m है वो डिवाइड हो जाएगा f के साथ। तो a क्या हो जाएगा? F/m। तो देखो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दे तो F का वैल्यू है 5 न्यूटन और मास कितना है? 0.833 किलोग्राम। तो देखो जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? जब तुम इसको डिवाइड करोगे जो आंसर है वो आ जाएगा समथिंग अराउंड 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो है वो वैल्यू आ जाएगा एक्सीलरेशन का। तो हमने जो है ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। देखा, बस कंसेप्ट वाला काम है। अगर वो कंसेप्ट समझ में आ जाए तो ये फटाक से सॉल्व हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे आज के मेन टॉपिक पे जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि तुम्हें पता होगा अभी तक मैं फर्स्ट और सेकंड लॉ तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ। अब बारी आती है थर्ड लॉ की। और ये जो लॉ है वो सबसे ज्यादा ही फेमस लॉ है। ये वाला जो लॉ है, जो साइंस के स्टूडेंट भी नहीं है, जिनको साइंस का एस भी नहीं आता है, उनको भी याद है ये वाला लॉ। तुमने अगर ऐसा कोई सेंटेंस सुना होगा, एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही अच्छे से पता है। बस यही एक लाइन ही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल जो है शुरू होता है कुछ इस प्रकार से। मान लो यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है ना, एक ईंट का दीवार है इधर। और एक शराबी है, ठीक है ना, और एक क्या है? शराबी है। और उस शराबी ने जो है स्केट पहन के रखा हुआ है। उस शराबी ने क्या पहन के रखा हुआ है? स्केट पहन के रखा हुआ है, स्केट, ठीक है ना। और वो जो शराबी है वो स्केट पहन के उस दीवार को धक्के लगा रहा है। वो सोच रहा है कि वो सबसे बलवान है, इसलिए वो जो है दीवार को धक्के लगा रहा है इसी उम्मीद में कि वो दीवार को हिला देगा या फिर उस दीवार को गिरा देगा। तो फिर अब होने क्या वाला है? देखो, वो जो शराबी है वो इस दीवार पे कुछ फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन वॉल। किस पे फोर्स लगा रहा है? दीवार पे फोर्स लगा रहा है। और वापसी में क्या हो रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, बस वो पीछे की तरफ खिसक रहा है। किस लिए खिसक रहा है वो पीछे? जो दीवार है वो वापस से फोर्स लगा रहा है उस शराबी पे। तो देखो
वो दीवार भी कुछ कम नहीं है, वो ऐसे तो नॉन स्टेशनरी है, पर वो फोर्स लगा रहा है उस शराबी को। तो फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्स ऑन मैन, ठीक है ना। वो जो है उस शराबी पे फोर्स लगा रहा है वो दीवार। यही से हम समझेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैसे? देखो, वो जो शराबी है वो कुछ एक्शन कर रहा है इस वॉल के ऊपर, ठीक है ना। मतलब क्या एक्शन कर रहा है? कुछ फोर्स लगा रहा है। और जैसे कि तुम्हें पता होगा, कर्मा जो है वो घूम के वापसी से तुम्हारे पास ही आता है। सेम टू सेम केस है फोर्स का भी। तुम जितना फोर्स लगाओगे वही उतना ही फोर्स तुम्हें वापस से घूम के वही फोर्स तुम पे ही लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो फोर्स है वो इज इक्वल्स टू है कर्मा का, ठीक है ना। मतलब जो कर्मा है और जो फोर्स है वो सिमिलर टाइप से एक्ट कर रहे हैं। ये तो मैं मजाक में बोल रहा था, छोड़ो इसे। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो देखो, वो जो शराबी है वो उस दीवार पे कुछ एक्शन कर रहा है, मतलब उस दीवार पे कुछ फोर्स लगा रहा है, और रिटर्न में उसे क्या मिल रहा है? उस दीवार से रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है ना। उस दीवार से रिएक्शन मिल रहा है रिटर्न में। ये जो है एक्शन कर रहा था और रिटर्न में क्या मिला? उसे रिएक्शन मिल गया, ठीक है ना। मतलब सेम फोर्स वो दीवार भी लगा रहा है उस शराबी पे। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और मैं उसका वर्ल्ड फेमस डेफिनेशन लिख देता हूँ न्यूटन का थर्ड लॉ का। यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ वर्ल्ड फेमस स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और यहाँ पर मैंने वो वाला स्टेटमेंट लिख दिया है। और ये स्टेटमेंट क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब तुम्हारे हर एक कर्मों का बराबर से रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। जैसे तुम अगर मेहनत से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो एज ऑलवेज गंदे मार्क्स आएंगे। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन तुम्हारे पढ़ाई के ऊपर, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें ये वाला स्टेटमेंट जो है समझ आ गया होगा। अब देखो और एक एग्जाम्पल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। अब मैं तुम्हें और एक एग्जाम्पल शो करने वाला हूँ न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, ठीक है ना। दूसरे एग्जाम्पल की ओर अगर हम ध्यान दे तो वो क्या है? तो देखो, मान लो एक ग्राउंड है, ठीक है ना। ये जो है धरती है, ये जो है धरती है, ठीक है ना। ये ग्राउंड है और इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बॉक्स रखा हुआ है, और ये जो है हैवी बॉक्स है। तो फिर ये जो बॉक्स है, ये कुछ ना कुछ ग्राउंड के ऊपर फोर्स तो लगा ही रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा ना इस बॉक्स का, जिसके वजह से क्या लग रहा है? धरती पे फोर्स लग रहा है। तो फिर वेट के कारण वो जो बॉक्स है वो क्या लगा रहा है? एक्शन लगा रहा है, ठीक है ना। स- तो उस एक्शन को नलीफाई करने के लिए जो ग्राउंड है, जो धरती है, वो भी क्या लगाएगा? एक दूसरा फोर्स लगाएगा, जो जिसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन बोलेंगे। तो फिर ये जो धरती है वो दूसरा फोर्स लगा रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन। तभी तो जाके ये दोनों फोर्स नलीफाई होगा ना, और वो जो हैवी बॉक्स है वो वहीं के वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो यही था न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि मतलब वो जो बॉक्स है वो कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वेट डाल रहा है ग्राउंड के ऊपर, और उसके रिटर्न में वो जो ग्राउंड है वो उस पे क्या लगा रहा है? रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। मतलब उसके सेम एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है ग्राउंड, ठीक है ना। यहाँ पर हम खत्म करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। अब हम थोड़े से रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है ना। तो देखो, अब हम देखेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल, जो कि तुम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, ठीक है ना, और खुद महसूस करते हो। वो एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं जिस पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। तो देखो, अभी सब तुम
अभी तुम सब कुछ भूल जाओ और सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दो। एक क्वेश्चन क्या है? हाउ डू वी वॉक? कैसे तुम चलते हो? अब कैसे तुम चलते हो, इसका रिलेशन क्या है इस न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से? रिलेशन है, इसीलिए तो इस सेक्शन में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो देखो, तुम जो चलते हो वो कैसे चलते हो, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुमने शायद से ऑब्जर्व नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सारा चीजें ऑब्जर्व करवा दूंगा। मान लो एक ग्राउंड है, ठीक है ना, और यहाँ पे तुम चल रहे हो। तो देखो, जब तुम अपना ये अगला वाला पैर आगे लाते हो, ठीक है ना, जब ये अगला वाला पैर आगे जाता है, तो सेम उसी टाइम ये जो फुट है तुम्हारा, ये जो पैर है, जो तुम्हारा पीछे वाला पैर है, वो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होता है ग्राउंड पे, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होता है ग्राउंड पे। मतलब इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो फोर्स लगा रहा होता है, ये कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा होता है ग्राउंड से। और जैसे कि मैंने बोला था, जो ग्राउंड है वो भी किसी से कम नहीं, वो भी पलट के जवाब जरूर देता है। तो देखो, ग्राउंड ने भी पलट के जवाब दिया, जिसके वजह से ये जो पैर है ये आगे गया। तो इसको क्या बोलेंगे? हम रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है ना, इस जो दूसरा वाला पैर है उस पे फोर्स पड़ा, तुम्हारे पूरे बॉडी पे फोर्स पड़ा, जिसकी वजह से तुम्हारा जो बॉडी है वो आगे गया। ठीक है ना, यही था रिएक्शन। तुम्हारा जब पिछला वाला पैर फोर्स लगा रहा है या फिर एक्शन कर रहा है, तो तुम्हारा पूरा जो बॉडी है उस पे रिएक्शन लग रहा है, वो जो ग्राउंड है वो तुम्हारे पूरे बॉडी पे रिएक्शन लगा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम चलते हैं। और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि तुम ये वाला जो सेक्शन है इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करो। और जैसे कि मैंने हमेशा बोला हुआ है कि जो भी तुम कुछ पढ़ रहे हो तो उसे नोट डाउन ज़रूर करना, क्योंकि एग्ज़ाम के वक्त दोस्त काम नहीं आते हैं, नोट्स काम आते हैं। और नोट्स जो है हर एक सिनेरियो में काम आते हैं, चाहे वो रियल लाइफ हो या फिर एग्जामिनेशन का वक्त हो। नोट जो है हर जगह काम आते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है। When we walk on the ground, then our foot pushes the ground backward। जैसे कि मैंने बोला, जब हम रास्ते में चल रहे होते हैं तो हमारा जो पैर है वो पुश कर रहा होता है ग्राउंड को बैकवर्डली। ठीक है ना, एंड इन रिटर्न द ग्राउंड पुशेस आवर फुट फॉरवर्ड। और उसके रिटर्न में जो ग्राउंड है वो उस पर रिएक्शन फोर्स लगा रहा होता है और उसको पुश कर रहा होता है फॉरवर्डली। ठीक है ना, तो जो ग्राउंड है वो क्या लगा रहा होता है? जो ग्राउंड है वो रिएक्शन लगा रहा होता है, रिएक्शन फोर्स। और जो फुट है वो क्या लगा रहा होता है? वो एक्शन लगा रहा होता है, वो एक्शन फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है ना, जिसके वजह से द फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन आवर, यहाँ पे जो है फुट होगा, ठीक है ना, ऑन आवर फुट मेक्स अस वॉक फॉरवर्ड। जिसके वजह से जो फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स लगा रहा है वो ग्राउंड, उसके वजह से हम जो है वो चलते हैं, या फिर बोल सकते हैं हमारे जो फुट है उसको मजबूर करता है चलने के लिए। ठीक है ना, इफ ग्राउंड स्लिपरी, अब देखो एक कंडीशन आ गया कि अगर ग्राउंड जो है वो स्लिपरी होगा तो उस पे जो है फ्रिक्शन तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। और फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है तुम्हारे चलने के ऊपर। ठीक है ना, तो अगर ग्राउंड स्लिपरी है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और इफ देयर इज ऑल आइस, और अगर हर जगह आइस हो, ठीक है ना, आइस भी जो है बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होता है। अगर तुमने देखा होगा कि स्नो स्केटिंग करते हैं, स्नो स्केटिंग कैसे कर पाते हैं? क्योंकि जो बर्फ के ऊपर हम स्केटिंग चलाते हैं वो इसलिए चला पाते हैं क्योंकि उसका फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, जिसके वजह से वो सरफेस स्लिपरी हो जाता है और स्केटिंग करने में मदद करता है। तो इसी वजह से जो आइस है वो हमारे चलने लायक नहीं रहता है और इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू वर्क। जैसे कि मैंने बोला, वो जो है चलने लायक नहीं रहता है और वहां पर चलना बहुत ज्यादा मुसीबत वाला काम हो जाता है। ठीक है ना, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑन द स्लिपरी ग्राउंड और आइस द फ्रिक्शन इज मच लेस। जैसे कि मैंने बोला कि जो स्लिपरी ग्राउंड होता है या फिर आइस में
जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा घट जाता है, जिसकी वजह से जो चलना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल या फिर जोखिम वाला काम हो जाता है, और वहाँ पे फिसलने का बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है, ठीक है ना। तो स्लिपरी सरफेस से हमें दूर रहना चाहिए, यही था सीख इस एग्जाम्पल से। और यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया कि हम चलते कैसे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है, बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर सकते हो तुम अगर तुम गेम खेलते हो तो देखो, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि वाई द गन रिकॉयल। अगर तुमने कभी पबजी या फिर बीजीएमआई या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, मतलब जहां पर तुम गन इस्तेमाल कर सकते हो, वैसा कोई गेम खेला होगा तो तुम्हें पता होगा कि जो गन है वो रिकॉयल करता है। मतलब जब गन को तुम फायर करते हो, मतलब जब गन कोई बुलेट फायर करता है, मान लो बुलेट फायर किया इसने, ठीक है ना, बुलेट कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, जो बुलेट है वो उसने फायर किया, ठीक है ना, वो बुलेट मूव करने लगा तो जो गन है वो क्या होता है, रिकॉयल होता है, मतलब पीछे की ओर जाने लगता है, जिसकी वजह से उसको उसका हैंडलिंग जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये जो गन है वो रिकॉयल क्यों करता है, इसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। तो देखो कैसे अप्लाई होता है। तो देखो सबसे पहले मैं गन बना लेता हूँ मस्त सा, AK-47 टाइप। तो ये हमारा मस्त सा गन बन के रेडी, ठीक है ना, ये हमारा मस्त सा गन बन गया। अब मान लो इसी गन से मैंने एक बुलेट फायर किया, तो जो बुलेट है वो यहाँ से निकलेगा ना, तो जो बुलेट है वो यहाँ से निकला, मतलब उस बुलेट पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा, जिसकी वजह से वो बुलेट फायर हुआ, या फिर बोल सकते हो जिसकी वजह से वो जो बुलेट है उसे इतना वेलोसिटी मिला कि वो इतने रफ्तार से जा सके। तो उस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा ना, तो इस पे कुछ ना कुछ क्या लगा, फोर्स लगा है, और वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। इन रिटर्न ये जो बुलेट है वो कुछ रिएक्शन देगा, या फिर बोल सकते हैं कि ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स देगा, ठीक है ना। तो देखो गन पे ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स लग रहा है, जो बुलेट के ऑपोजिट साइड लग रहा है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। इस फोर्स को हम क्या बोल देंगे, रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है ना। जिसके वजह से जो गन होता है वो रिकॉइल करता है, मतलब जब भी कोई बुलेट शूट होता है तो उस पे कोई एक्शन लग रहा होता है, और इन रिटर्न उस पे क्या लगता है, उस गन पे ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन लग रहा होता है, ठीक है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स लग रहा होता है, जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से जो गन है वो रिकॉइल होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड from a gun, the force sending the bullet forward is equal to the force sending the bullet sending the gun backward। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई बुलेट फायर होता है, जो फोर्स उस बुलेट को फॉरवर्ड भेजता है, ठीक है ना, वही सेम फोर्स वो उस गन को बैकवर्ड की ओर पुश करता है, ठीक है ना। यही मेरा कहने का तात्पर्य है। बट ड्यू टू हाई मास ऑफ द गन, परंतु जो मास होता है गन का वो बहुत ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर्ड टू बुलेट। मान लो बुलेट जो है कुछ ग्राम में होता है, पर जो गन होता है वो 5-6 किलो का होता है, ठीक है ना। जो इसका मतलब क्या है कि जो मास होता है गन का वो बहुत ही ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू द बुलेट। इसी वजह से वो जो गन है वो थोड़ा सा ही डिस्टेंस मूव करता है बैकवर्ड साइड में, ठीक है ना, और इसी वजह से वो एक बैकवर्ड जर्क मिलता है, और उस जर्क को हम क्या बोलते हैं, रिकॉयल बोलते हैं। तो आई होप कि तुम समझ गए होंगे कि गन जो है वो रिकॉयल क्यों करता है। अब तुम्हें रिकॉयल के बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो आई होप कि तुम अब समझ गए होंगे कि पबजी में गन जो है वो रिकॉयल क्यों करता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड केस की ओर। तो थर्ड केस क्या है, द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट। ये वाला कंसेप्ट क्लियर करने से पहले मैं बता दूं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कुछ दिन पहले जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन था।
क्योंकि वहां पर जो है चंद्रयान 3 लैंड किया था मून में। अब आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी दिन जो इसरो है उसने आदित्य L1 को लॉन्च किया है। मतलब आज जो है वो लॉन्च किया गया है आदित्य L1 को, जो सन की ओर जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा एक प्राउड का दिन है। और किस्मत की बात देखो, आज ही मैं जो है रॉकेट और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो लॉन्च किया गया है वो उसमें जो है उसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा हुआ है, ज़रूर लगा हुआ है। और वो कैसे लगा है वो मैं इस वाले एग्जाम्पल में तुम्हें क्लैरिफाई करके ज़रूर दूंगा। तो देखो ये एग्जाम्पल क्या है, द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट। जो जेट एरोप्लेन है या फिर जो रॉकेट है वो उड़ते कैसे है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जेट एरोप्लेन का केस। तो देखो जो एरोप्लेन होता है वो, जो हवाई जहाज होता है वो कुछ इस शेप का होता है, ठीक है ना। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप का होता है, ठीक है ना। और उसके पीछे जो है वो एक नोजल जैसा होता है। यहाँ पर क्या होता है, नोजल होता है। ये क्या है, नोजल होता है, ठीक है ना। तो देखो जो फ्यूल होता है, जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है और बर्न करके हॉट गैसेस प्रोड्यूस करता है। और जो वो हॉट गैसेस है वो इसी नोजल से पास किया जाता है। तो इतना ज़्यादा हाई प्रेशर में वो पास किया जाता है कि जो जो रॉकेट है वो उड़ने लगता है। यही बेसिक कंसेप्ट है जेट एरोप्लेन उड़ते कैसे है। अब यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे लग रहा है, तो देखो जो मैंने बोला है इस नोजल से गैसेस निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो या फिर बोल सकते हो यहाँ पर जो है एक्शन हो रहा है कुछ ना कुछ। और इसके रिटर्न में इस साइड से क्या हो रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है, जिसके वजह से ये जो जेट एरोप्लेन है ये रिएक्शन फेस कर रहा है, ठीक है ना, रिएक्शन फेस कर रहा है। इसी रिएक्शन के बदौलत ये जो जेट एरोप्लेन है ये उड़ने लगता है, ठीक है ना। यही कंसेप्ट है, जेट एरोप्लेन उड़ता है कैसे, क्योंकि जो नोजल है उसमें से हॉट गैसेस पास होता है और वो हॉट गैसेस रिया कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होता है। और उस फोर्स के रिएक्शन की वजह से जो जेट एरोप्लेन है वो उड़ने लगता है। अब हम रॉकेट का भी केस देख लेते हैं। तो फिर देखो जो रॉकेट होता है वो ऐसा कुछ रखा हुआ होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो है फ्यूल्स है, ये क्या है, फ्यूल सिलेंडर है, ये भी फ्यूल है, ठीक है ना। तो देखो, और ये जो है उसका बेस है, ये रॉकेट का बेस है। और अगर तुमने कभी रॉकेट का लॉन्च देखा होगा लाइव, तो जब भी रॉकेट का काउंटडाउन खत्म होता है तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ही ह्यूज अमाउंट से धुआं निकलने लगता है, ठीक है ना। पूरा वो आसपास जो है तहस नहस मचा देता है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट से गैसेस निकलने लगते हैं। फायर भी निकलता है कभी कभी, ठीक है ना, पर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में गैसेस निकलता है। और एक गैस कैसे निकलता है, वो गैस इसीलिए निकलता है कि जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हॉट गैसेस प्रोड्यूस होता है। और जैसे कि वहां पर हमने देखा था नोजल था, सेम टू सेम रॉकेट में भी नोजल होता है, ठीक है ना, यहाँ पर नोजल होता है। और वो नोजल से हॉट गैसेस पास होता है। और इसी गैसेस के पास होने की वजह से एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना, एक्शन परफॉर्म होता है। या फिर बोल सकते हो फोर्स लग रहा होता है। और जैसे कि मैंने बोला, जब भी कुछ एक्शन परफॉर्म होगा या फिर जब भी कुछ फोर्स लगेगा तो उसके ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स भी लगता है। तो फिर ये जो रॉकेट है वो फेस करेगा ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स, ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स, ठीक है ना। तो फिर ये जो रॉकेट है वो ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स फेस करेगा और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, जिसके वजह से ये जो रॉकेट है वो फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो यही कंसेप्ट था
रॉकेट उड़ता कैसे है और एरोप्लेन उड़ते कैसे हैं, ठीक है ना। तो सब के सब जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का दिया हुआ वरदान है, जिसके वजह से जो काम हो पाते हैं, ठीक है ना। तो देखो जो मैंने लिखा है वो मैं एक बार तुम्हें समझा देता हूँ मैंने क्या लिखा है। और जैसे कि मैंने बोला है ये सारी चीजें तुम्हें जो है जरूर नोट करके रखना है। तो देखो, जेट जेट एरोप्लेन यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। इन द मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट द हॉट गैसेस obtained by the rapid burning of the fuel, जैसे कि मैंने बोला जब वो फ्यूल बर्न हो रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ हॉट गैसेस ऑब्टेन्ड हो रहा होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से रश आउट ऑफ अ जेट एट द रियर एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट एट ग्रेट स्पीड। तो ये क्या बोल रहा होता है, ये बोल रहा होता है, ये क्या बोलना चाहता है, ये जो है बोल रहा है कि जिसकी वजह से जो हॉट गैसेस है वो उसके रियर एंड से निकलते हैं, उस एयरक्राफ्ट के रियर एंड से निकलते हैं, और वो जो स्पीड होता है बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्पीड से निकलता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज स्पीड से वो गैसेस निकल रहे होते हैं, ठीक है ना। द रॉकेट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो देखो मैंने जैसे बोला कि बहुत ज़्यादा ह्यूज स्पीड से निकल रहे होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उसके ऑपोजिट कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा ही ना। और उसी रिएक्शन की वजह से जो जेट एरोप्लेन है वो उड़ने लगता है। यही कंसेप्ट था कि जेट एरोप्लेन उड़ता कैसे है। अब हम रॉकेट की ओर जाते हैं। तो देखो, द रॉकेट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यहाँ पर एक्शन एंड होगा, ठीक है ना, एक्शन एंड रिएक्शन। तो फिर जो रॉकेट है वो भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, एक्शन एंड रिएक्शन के प्रिंसिपल पे। तो फिर देखो, इन अ रॉकेट द हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द रैपिड बर्निंग, सेम टू सेम जैसे जेट एरोप्लेन में हो रहा था, सेम टू सेम केस रॉकेट का भी है। हॉट गैसेस प्रोड्यूस होते हैं कैसे, बाय द रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट एट द जेट एट द बॉटम ऑफ द रॉकेट एट वेरी हाई स्पीड, जैसे कि मैंने बोला रॉकेट के नीचे से बहुत ज्यादा हाई स्पीड में वो गैसेस निकल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑफ द डाउनवर्ड गोइंग गैस पुशेस द रॉकेट अपवर्ड विद ग्रेट स्पीड। तो जिसकी वजह से जो गैसेस है वो नीचे की ओर जा रहे हैं, और वो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो गैसेस जो है वो रॉकेट को पुश करता है, और वो रॉकेट जो है वो फ्लाई करने लगता है, ठीक है ना। और बोल सकते हो कि जो रॉकेट है वो अपवर्डली मूव करने लगता है, और बहुत ही अच्छा खासा स्पीड से मूव करने लगता है। तो यही था थर्ड केस, या फिर बोल सकते हो थर्ड एग्जाम्पल। आई होप कि तुम्हें ये वाला कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, तुम्हें पता चल गया होगा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये हर एक रियल लाइफ एग्जांपल से तुम कनेक्ट कर सकते हो। तो यहीं पर ख़त्म होता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को फैला दो पूरा आग की तरह, ठीक है ना। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट तुम्हें मिलता ही रहेगा। और इस चैनल को जल्द से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो यारो। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं वाला वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।